हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मेटलर्जी में बात की थी अबाउट एलिंगम डायग्राम के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है वो, ठीक है ना, जो आपके बहुत सी चीज़ों के बारे में बताता है। सबसे पहले तो वो हमें ये बताता है कि जिस स्लोप के लिए, जो आपकी मेटल के लिए जो आपका स्लोप होता है वो नीचे की तरफ लाई करता है, वो अपने से ऊपर वाले किसी भी मेटल के ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, और इससे हमने ये देखा था कि आयरन के रिडक्शन के लिए, FeO के रिडक्शन के लिए आपके CO जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो हमने वहाँ से सीखी थी। ठीक है, इसके अलावा भी हमने उसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी कि जो आपका एलिंगम डायग्राम होता है वो ग्राफ होता है आपके डेल्टा G, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर का एक कर्व होता है, जिसकी जो स्लोप होती है वो क्या होती है, आपके पॉजिटिव होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, जब आपके डेल्टा S की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और जब आपके डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब स्लोप क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे शार्प इंक्लाइन होता है आपके जो ग्राफ है वो, तो वो पॉइंट क्या डिनोट करता है, वो पॉइंट डिनोट करता है आपके मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मेटल। ठीक है, किसी भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट वो हमें डिनोट करता है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था, और इसी से हमने ये भी देखा था कि जो आपका कार्बन है वो हाई टेम्परेचर पर जितने भी मेटल्स है सबके लिए एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो हम कार्बन को बहुत सारी जगह एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर में लेते हैं। ठीक है ना, वो भी हमने इसी डायग्राम के थ्रू देखा था। ठीक है, तो आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ये हमने देखी। ठीक है, और जैसे जैसे आपका गैप बढ़ता जाता है, ये चीज़ भी हमने देखी कि जैसे जैसे आपका गैप बढ़ता जाता है ग्राफ्स के बीच में, ठीक है, दो हमने देखा था, मान लो ये आपकी एक मेटल है और ये आपकी दूसरी मेटल है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका ग्राफ का गैप बढ़ता रहेगा, ठीक है, वैसे वैसे आपकी इस वाली मेटल का जिसका कर्व क्या है, नीचे है, ठीक है, उसका इस वाली मेटल ऑक्साइड का जिसका कर्व ऊपर है, उसको रिड्यूस करने की जो टेंडेंसी है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब मान लो मैं आपको कहूँ कि इस टेम्परेचर पे मान लो आपका टेम्परेचर है आपका 1000 केल्विन, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर आपका 1500 केल्विन, तो किस टेम्परेचर पर इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो आपकी इस टेम्परेचर पर 1500 केल्विन पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। मतलब उस मेटल की सामने वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ गई है। ठीक है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखी हो तो आप इसे नोट करके लिख भी सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो हमें कौन बताता, एलिंगम डायग्राम। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने NCERT भी पढ़ी होगी, वीडियो लेक्चर भी अच्छे से देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली हमें ये क्या बताता है एलिंगम डायग्राम की, जो आपका मेटल ऑक्साइड है उसको मेटल में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब उसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो बेटर कौन हो सकता है, इसके लिए हमने देखा था ये डायग्राम। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम आपका जो मेटल ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करेंगे किसमें, मेटल में। ठीक है, उससे पहले हम एक दो छोटी मोटी टर्म्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज फ्लक्स एंड स्लेक। क्या होते हैं, फ्लक्स एंड स्लेक। ठीक है, दो आपकी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, दैट इज फ्लक्स एंड स्लेक। देखिए, फ्लक्स एंड स्लेक क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो आपके ओर पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, ओर पार्टिकल्स, उसमें एक तो आपके पास मेटल होती है और एक आपके पास क्या होती है, इम्प्यूरिटीज। ठीक है, इम्प्यूरिटीज जो होती है आपकी वो नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज होती है। कौन सी, नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज। ठीक है, या फिर इनको हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टरी इम्प्यूरिटीज। आपके रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपका हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इन इम्प्यूरिटीज़ का। जैसे हमने देखा था क्रोमियम का Cr2O3 की जब हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ, तो Cr4C3 फॉर्म होता है, वो रिफ्रैक्टरी नेचर का होता है, उसका
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम दोबारा से क्रोमियम को वापस ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम Cr2O3 के रिडक्शन के लिए कार्बन को काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। ठीक है ना, तो उसको दोबारा मेल्ट करना इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखिए और में क्या होती है, आपके मेटल होती है और इम्प्यूरिटीज़ होती है। ठीक है, ये नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज़ होती है, मतलब जब मेटल आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है तो ये जो इम्प्यूरिटीज़ होती है वो उसके साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो आपकी जो मेटल है वो प्योर फॉर्म में नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाती है, इसलिए हमें इन नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज़ को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो इन नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम जो काम में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपका फ्लक्स। तो फ्लक्स का इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, फ्लक्स क्या करता है, आपकी जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज़ होती है, इम्प्यूरिटीज़, इनको क्या किस में कन्वर्ट करता है, आपके फ्यूजिबल मास में। इसको हम फिर से अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका फ्लक्स। तो फ्लक्स का मेन वर्क क्या होता है, नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज़ को फ्यूजिबल मास में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये होता है मेन इंपॉर्टेंट रोल फ्लक्स का। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें आपके टाइप्स ऑफ फ्लक्स के बारे में कि जो फ्लक्स होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। किया, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लक्स के बारे में कि फ्लक्स के कितने टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लक्स, आपका जो फ्लक्स होता है दो टाइप का होता है, दैट इज फर्स्ट वन इज एसिडिक फ्लक्स और सेकंड होता है आपका दैट इज बेसिक फ्लक्स। ठीक है, एसिडिक फ्लक्स क्या करता है, आपकी जो बेसिक इम्प्यूरिटीज होती है, ठीक है, अगर फ्लक्स एसिडिक होगा तो बेस के साथ ही रिएक्शन करेगा, तो आपकी जो बेसिक इम्प्यूरिटीज होती है उनको एसिडिक फ्लक्स रिमूव करता है, वहीं बेसिक फ्लक्स आपकी एसिडिक इम्प्यूरिटीज को रिमूव करेगा। ठीक है, तो एसिडिक फ्लक्स के लिए हम लिख सकते हैं एसिडिक फ्लक्स रिमूव और रिएक्ट विथ बेसिक इम्प्यूरिटीज। ठीक है, एसिडिक फ्लक्स रिएक्ट्स विथ बेसिक इम्प्यूरिटीज एंड रिमूव देम एज स्लेग। अब स्लेग क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए एसिडिक फ्लक्स का अगर हम बात करें, एग्जांपल लेंगे तो एसिडिक फ्लक्स आपका, आप SiO2 को ले लीजिए। ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नेचर में कैसा होगा, एसिडिक। तो SiO2 का हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, कॉपर की मेटलर्जी में। जब हम पढ़ेंगे कॉपर की मेटलर्जी में तब हम वहाँ और देखेंगे इसे। अभी मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर, इन दी मेटलर्जी ऑफ कॉपर the FeO is main impurity। FeO मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, बेसिक। तो बेसिक ऑक्साइड को, बेसिक इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए हमने एसिडिक फ्लक्स को काम में लिया है। ठीक है, जो आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है, इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर द FeO इज मेन इम्प्यूरिटी। ठीक है, और इसको रिमूव करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, SiO2 को। कैसे, FeO जब रिएक्शन करता है FeSiO2 के साथ तो आपके FeSiO3 फॉर्म होता है, इसे हम बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं, स्लैग। स्लैग का मेन वर्क क्या होता है, जो भी आपकी इम्प्यूरिटीज होती है, ठीक है, अगर एसिडिक है तो हम बेसिक फ्लक्स को काम में लेंगे, बेसिक इम्प्यूरिटीज है तो एसिडिक फ्लक्स को काम करके उसको रिमूव करेंगे, और तो जो आपका फॉर्म होगा उससे हम क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से बेसिक फ्लक्स होता है। बेसिक फ्लक्स क्या होता है, आपके किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये आपके एसिडिक इम्प्यूरिटीज के साथ। तो आप लिख सकते हो बेसिक फ्लक्स रिएक्ट्स विथ
एसिडिक इम्प्योरिटीज, ठीक है, एंड रिमूव देम एज स्लैग, वो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पे हम जो बेसिक फ्लक्स काम में लेते हैं दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम काम में लेते हैं, ठीक है। और इसको हम काम में लेते हैं आपके मेटलर्जी ऑफ आयरन के लिए, ठीक है। आयरन की मेटलर्जी में SiO2 जो होती है मेन इम्प्योरिटीज होती है SiO2, तो उसको रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को काम में लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इन दी मेटलर्जी ऑफ आयरन और Fe we use limestone as a flux, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होती है लाइमस्टोन के इसमें आयरन के लिए, ठीक है, लाइमस्टोन एज ए फ्लक्स काम मिलेंगे। और जो इसमें इम्प्योरिटीज होती है वो होती है आपकी SiO2 की। तो SiO2 रिएक्शन करता है आपके किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये कन्वर्ट होता है सबसे पहले आपके CaO प्लस CO2 में, ठीक है। तो जो आपका CaO होता है ये रिएक्शन करता है आपके SiO2 के साथ और फॉर्म करता है CaSiO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्लैग बोलते हैं। स्लैग की जो डेंसिटी होती है ये आपकी लाइटर होती है, ठीक है ना। तो इसमें इम्प्योरिटीज तो होती है, इसको हम फर्दर रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर हम बात करें जो आपकी स्लैग होती है इसका एक मेन फंक्शन होता है, वो भी हम देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ स्लैग, जो आपकी स्लैग है उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो स्लैग का एक और फंक्शन ये होता है कि जैसे ये आपकी मेटल है, ठीक है, लिक्विड मेटल है, ठीक है, ये आपके कंटेनर में फिल है लिक्विड मेटल, ठीक है। तो स्लैग क्या करती है, इसकी डेंसिटी कम होती है, ये लाइटर वेट में होती है। तो आपके स्लैग जो होती है वो इस सरफेस के ऊपर आ जाती है, यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती है। क्या होगी, यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ पे होता है अपना नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मान लो स्लैग प्रेजेंट ना हो तो ये जो मेटल होती है जो हमने ऑब्टेन की है वो इसके साथ रिएक्शन कर सकती है, ठीक है। जो आपकी मेटल है उसके साथ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसें हैं, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो इसके साथ रिएक्शन कर सकती है, इनका फर्दर इसको फर्दर मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकती है। बट क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लैग ऊपर प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। स्लैग प्रेजेंट होने की वजह से आपकी जो एटमॉस्फेरिक गैसें हैं वो इस आपकी जो मोल्टन मेटल है उसके साथ रिएक्शन शो नहीं कर पाती है। तो आपकी मेटल जो है बची हुई रहती है। इस मेटल को हम यहाँ से अलग रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, ये आपकी मेटल आ जाती है। और अगर हमें स्लैग को रिमूव करना है तो हम यहाँ से आपके स्लैग को भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका स्लैग होता है और ये आपकी मोल्टन मेटल। तो फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए आपका स्लैग का इम्पोर्टेंट रोल होता है मेटल के लिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। स्लैग है low density or we can say lighter in weight. Slag is lighter in weight, so it floats on the surface of molten metal and it prevents the further oxidation of metal through atmospheric gases, ठीक है।
तो ये सिलेक्ट का एक फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इनको हम फिर से यूज भी करेंगे। आयरन की जब मेटलर्जी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आयरन की मेटलर्जी में मेन इम्प्योरिटी क्या रहेगी, सिलिका, और उसे रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को काम में लेंगे। ठीक है, दैट इज एसिडिक आपका बेसिक फ्लक्स होता है। ठीक है, वहीं जब हम कॉपर की मेटलर्जी पढ़ेंगे तब वहाँ पे FeO जो मेन इम्प्योरिटीज है उसे रिमूव करने के लिए हम आपका एसिडिक फ्लक्स काम में लेंगे। वहाँ पे भी हम इस रिएक्शन को दोबारा देखेंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके मेटल ऑक्साइड को मेटल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आपके रिडक्शन मेथड के बारे में। ठीक है, कि आपके कौन कौन से रिडक्शन मेथड्स होते हैं, हम किस किस के जरिए रिडक्शन कर सकते हैं ऑक्साइड का मेटल में। ठीक है, चलिए दिस इज और थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप। ठीक है, रिडक्शन ऑफ मेटल और रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ठीक है, आपकी फोर्थ स्टेप है दैट इज, फर्स्ट स्टेप क्या थी आपकी, और पार्टिकल्स को क्या करना, सबसे पहले तो क्रशिंग करना। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस था आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, थर्ड में आपको ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करना था कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग के जरिए। फोर्थ प्रोसेस क्या है आपका, जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ है उसको किस में कन्वर्ट करना है, मेटल में। ठीक है, सो फोर्थ प्रोसेस है दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल में। ठीक है, हम जो रिडक्शन करते हैं मेनली किसको काम में लेते हैं, कार्बन को। वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, कार्बन इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेनी रिएक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका रिडक्शन बाय कार्बन, और जब भी कार्बन के जरिए रिडक्शन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। ठीक है, चलिए हमने देखा था कि आयरन के रिडक्शन के लिए FeO, उसके रिडक्शन के लिए जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ना कि कार्बन। ठीक है, ये हमने देखा था रिडक्शन बाय कार्बन। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे आपका कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली हम यहाँ पे जो आयरन का ऑक्साइड है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आयरन के मेटल में। ठीक है, उसी के लिए हम बात कर रहे हैं स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट आप यहां लिख सकते हो, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इज कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस, इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस कैसा होता है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो वहां पे होता है आपकी स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, सेकंड आप पॉइंट आप लिख सकते हो, CO इज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट, मेन reducing agent in the or for the reduction of iron oxide। ठीक है, CO मेन आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, देखिए हम देखते हैं ब्लास्ट फर्नेस कैसा होता है। ठीक है, इसका डायग्राम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका डायग्राम होता है, आप चाहो तो NCERT से भी देख भी सकते हो। ठीक है ना, कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है इसका।
ठीक है। यहाँ पे आपके अलग अलग बेड्स लगे होते हैं, ठीक है। और इन बेड्स पे हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से सप्लाई करते हैं हम, और क्या क्या डालते हैं हम, और डालते हैं एक तो, साथ में डालते हैं कार्बन, ठीक है। ठीक है, क्योंकि कार्बन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन के थ्रू रिडक्शन कर रहे हैं, बट रिड्यूसिंग एजेंट आपका CO है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और साथ में हम डालेंगे आपके, अभी हमने देखा था कि आयरन के जो रिडक्शन हम करते हैं, ठीक है, उसमें जो इम्प्यूरिटीज होती है वो क्या होती है आपकी, CaCO3, क्या होती है, SiO2, ठीक है। सिलिका की इम्प्यूरिटीज होती है, जिसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, CaCO3 को काम में लेते हैं, ठीक है। ये होता है आपका फ्लक्स, ठीक है, बेसिक फ्लक्स जो होता है आपका, ठीक है। मेटल का ऑक्साइड होता है, ठीक है, बेसिक फ्लक्स काम में होगा, ठीक है। ये होता है आपके बेड्स, क्या होते हैं ये बेड्स, इन बेड्स के ऊपर आपके जो भी और के पार्टिकल्स होते हैं, और होती है या फिर कार्बन वगैरह, ये फिलअप किया हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है। कार्बन इसकी तरफ फिलअप किया हुआ है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ से आपने कार्बन और ठीक है, यहाँ से हम क्या पास करते हैं, ऑक्सीजन पास करते हैं, ठीक है। कार्बन जो होता है आपके ऊपर से आ रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और रिएक्शन करके यहाँ पे CO2 गैस फॉर्म होती है। कौन सी गैस फॉर्म होती है, CO2 गैस। ये CO2 गैस आपके ऊपर की तरफ चलती है, ठीक है। CO2 गैस फिर क्या करेगी, वापस आपके इन कार्बन से जो आपके बेड्स पे लगे हुए हैं, इन कार्बन से आपके फर्दर रिएक्शन करेगी, और उस CO2 है जो है आपके CO फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी, CO। उसे हम अभी रिएक्शन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि कैसा होता है आपका ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, स्लेग को रिमूव करते हैं, किसको, स्लेग को, ठीक है। और यहाँ से हम मोल्टन जो आपकी मेटल है उसे रिमूव करते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, ये जो आपका नीचे वाला बॉटम वाला प्लेस होता है, इसे हम बोलते हैं हर्थ। क्या बोलते हैं, हर्थ, हर्थ ऑफ द फर्नेस, ठीक है। तो इस टाइप का आपका चेम्बर होता है, ठीक है ना। आप NCERT से देख भी सकते हो अच्छा सा, अगर आपको देखना है तो, ठीक है। इसमें अलग अलग जोन्स होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग जोन्स डिवाइड होते हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट जोन जो होता है वो होता है आपका कंबशन जोन, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के जोन्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप एक बार नोट कीजिए, हो गया। चलिए अगर हम बात करें अलग अलग जोन्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के आपके जोन्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कंबशन जोन। कंबशन जोन में जो टेम्परेचर होता है वो हाईएस्ट होता है आपके लिए, ये अराउंड 1900 से 2200 केल्विन के आसपास होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंबशन जोन में क्या होता है, जो आपके कार्बन होती है वो O2 से रिएक्शन करती है। हियर दी कार्बन reacts with O2 and form CO2, ठीक है। जो कार्बन है आपकी O2 से रिएक्शन करेगी और CO2 फॉर्म करेगी, ठीक है। इसके अलावा एंड दिस CO2 राइजेज अपवर्ड, ये CO2 आपके ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट आप लिख सकते हो, दिस इज दी, ये जो होता है आपके हाईएस्ट टेम्परेचर जोन होता है, ठीक है। दिस इज दी हाईएस्ट टेम्परेचर जोन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा अगर हम बात करें, जो सेकंड चेम्बर होता है, इसे हम बोलते हैं आपका रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन जोन, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 500 से 800 केल्विन के आसपास होता है,
ठीक है। और हमने देखा था किसमें, एलिंगम डायग्राम में, कि जब आपके टेम्परेचर 1073 से कम होता है तब CO एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ना कि कार्बन। ठीक है, उसे ही हम यहाँ यूज़ करेंगे। जो आपका रिडक्शन जोन होता है उसमें क्या होती है, ये जो CO2 बनी है ये फर्दर आपके कार्बन के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, और CO फॉर्म करती है। और ये जो CO है ये आपके और पार्टिकल्स जो होते हैं आयरन के, उनके साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे आपके Fe2O3 प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपके CO जो है उससे रिएक्शन करेगी और Fe3O4 में कन्वर्ट होगी, साथ में आपके CO2 गैस मिलेगी। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो 3-2, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। ये Fe3O4 फर्दर रिएक्शन करता है CO के साथ और फॉर्म करता है आपके FeO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, फिर से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो 3, रिएक्शन बैलेंस। ये जो FeO है, ठीक है, फर्दर आपके CO के साथ रिएक्शन करता है और Fe फॉर्म करता है, साथ में CO2 गैस। ठीक है, तो इस टाइप से रिडक्शन जोन में आपका CO जो होता है, CO मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, मेन रिड्यूसिंग एजेंट। और आपके फॉर्म क्या होता है फॉर्म क्या होता है, आपके CO2 गैस फॉर्म होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। मेन रिड्यूसिंग एजेंट, मेन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ से जो आयरन हमें मिलता है, ये जो आयरन है इसे हम बोलते हैं पिग आयरन। क्या बोलते हैं, पिग आयरन। ठीक है, इसका इंडस्ट्रियली कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पिग आयरन, क्योंकि इसमें कार्बन की इम्प्यूरिटीज क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसे हम और पढ़ेंगे जब हम आपके मेटलर्जी पढ़ेंगे आयरन के लिए अलग से। ठीक है, अभी हम केवल मेथड्स देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दो आपके जोन हो गए, इनको आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके थर्ड जोन के बारे में। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आपके थर्ड जोन के बारे में। थर्ड जोन जो होगा आपका, दैट इज स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन, या फिर इसे हम फ्यूजन जोन भी बोलते हैं, फ्यूजन जोन। ठीक है, यहाँ जो टेम्परेचर होता है ये अराउंड आपके 1000 से 1400 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास इम्प्यूरिटीज होती है, आयरन के लिए इम्प्यूरिटीज क्या होती है, SiO2 मेन इम्प्यूरिटीज। ठीक है, ये क्या है, आपकी इम्प्यूरिटी। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है CaCO3 के साथ। CaCO3 से हमें क्या मिलता है, CaO। आप नहीं तो पहले आप रिएक्शन लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, कि कैल्शियम कार्बोनेट से हमें क्या मिलता है, सबसे पहले CaO फॉर्म होता है, साथ में CO2 गैस। ठीक है, ये जो CaO ये फर्दर रिएक्ट करता है आपके SiO2, नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब आपका एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स। इसको रिमूव करने के लिए हमें एसिडिक इम्प्यूरिटी है ये। ठीक है, एसिडिक इम्प्यूरिटी है, इसको रिमूव करने के लिए हमें बेसिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज CaO। ठीक है, तो आपको मिलेगा CaSiO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्लैग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो मेटल है ये तो आपके नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, मोल्टन मेटल, और उसके ऊपर आ जाता है आपका स्लैग। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, हल्का होता है, लाइट वेट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, स्लैग, और इस स्लैग को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे और मोल्टन मेटल को यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, आप लिख भी सकते हो, द मोल्टन मेटल collect at the hearth of the
ठीक है, एट दी हर्थ आप लिख लीजिए, द मोल्टन मेटल कलेक्ट एट दी हर्थ, ठीक है, ऑफ द चैम्बर लिख लीजिए, ऑफ द चैम्बर, और एट द फर्नेस ऑफ द फर्नेस लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हर्थ मतलब आपका बॉटम है, ठीक है, हर्थ मतलब आप बॉटम लिए लिख सकते हो, ठीक है। द मोल्टन मेटल कलेक्ट्स एट द हर्थ ऑफ द फर्नेस, ठीक है, एंड देन रिमूव्ड, ठीक है। तो ये होते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के जोन, ठीक है, किसके लिए, मेटलर्जी ऑफ आयरन के लिए, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हम आयरन के ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, आयरन में, ठीक है। ये हो सकता है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस वाला नहीं है, बट फर्दर हम इसको यूज़ करके अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक बेटर आयरन को फॉर्म कर सकते हैं। वो हम देखेंगे जब हम इंडिविजुअल मेटलर्जी पढ़ेंगे, किसके लिए, आयरन के लिए, ठीक है। चलिए, ये था अपना फर्स्ट मेथड, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, आयरन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आयरन के जो ऑक्साइड है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आयरन में, ठीक है। मतलब मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं मेटल में। फर्स्ट मेथड था रिडक्शन बाय आपका कार्बन, ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड के बारे में, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं आपका सेकंड मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या था आपका, रिडक्शन बाय कार्बन, ठीक है। कार्बन से हम रिडक्शन बहुत सारी मेटल्स के लिए करते हैं, मेटल ऑक्साइड के लिए, क्यों, क्योंकि कार्बन जो होता है चीप सोर्स होता है, ठीक है, सस्ता होता है, कहीं भी हमें इजीली मिल जाता है, ठीक है, इजी अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, सस्ता तो होता ही है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो इसलिए हम बहुत सारी रिएक्शन में आपके कार्बन को काम में लेते हैं, ठीक है। सेकंड जो प्रोसेस है आपका, दैट इज, या जो सेकंड मेथड है, दैट इज रिडक्शन बाय मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे आपकी मेटल से आपकी एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम, ये आपकी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती है, जिनके लिए हम काम में लेते हैं। तो बहुत सारी कार्बन की रिएक्शंस हमने देख ही लिए कि बहुत सारी आपकी जो मेटल ऑक्साइड होती हैं उनके रिडक्शन के लिए हम कार्बन को काम में ले सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि हमने देखा था आपके एलिंगम डायग्राम से, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर कार्बन जो होता है मोर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो भी हमने देखी थी। तो जहाँ पर आपके कार्बन काम में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम को, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। फर्स्ट क्या आएगा, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, इसे हम बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। क्या बोलते हैं, थर्माइट प्रोसेस। इसमें क्या होगा, हम कार्बन की जगह किसे काम में लेंगे, एल्यूमिनियम को, ठीक है ना। आप लिख सकते हो, व्हेन कार्बन इज नॉट यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए reducing agent, we use aluminium as a reducing agent for most of the reactions. जैसे क्या था आपके Cr2O3, Cr2 जो O3 था उसकी जब हम कार्बन से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है आपके Cr4O3, Cr4C3, ये होता है आपका क्रोमियम का कार्बाइड, ठीक है। ये क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टरी होता है। ये मैंने आपको बताया था, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये आपका हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये एक बार बन गया तो इसको हम दोबारा मेल्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम मेल्ट कर भी लें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। इसलिए अगर हमने एक बार इसको बना लिया, हमने ऑक्साइड की रिएक्शन करवा ली कार्बन के साथ और ये फॉर्म कर दिया, तो इससे हम दोबारा
मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए मेटल का लॉस होता है और साथ में आपके कार्बन का भी लॉस होता है, इसलिए हम क्रोमियम का जो ऑक्साइड है उसके रिडक्शन के लिए कार्बन को काम में नहीं लेते हैं। किसको काम में लेंगे हम? एल्यूमिनियम को। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फॉर द रिडक्शन ऑफ Cr2O3 we cannot use carbon as a reducing agent. As it forms carbide which is very hard and have high melting point. So there is loss of metal and carbon as well. ठीक है, तो यहाँ हम क्या काम में लेंगे? एल्यूमिनियम। ठीक है, सो फॉर द रिडक्शन ऑफ Cr2O3 we use aluminium as reducing agent. ठीक है, तो जब आप रिएक्शन कराओगे Cr2O3 की एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, तो आपको Al2O3 फॉर्म होगा, साथ में क्रोमियम। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, ट्वाइस एल्यूमिनियम ट्वाइस क्रोमियम। ठीक है, तो यहाँ से अपने को मेटल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप Mn के लिए भी ले सकते हो, दैट इज़ मैग्नीज Mn3O4, उसकी भी आप रिएक्शन करवा सकते हो एल्यूमिनियम से, आपको दोबारा Al2O3 मिलेगा, साथ में Mn मैग्नीज फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ले लीजिए, यहाँ पे 4 ले लीजिए। ठीक है, 8 एल्यूमिनियम 9 Mn। ठीक है, ये हो गया आपके रिएक्शन बैलेंस। तो इस टाइप की रिएक्शंस के लिए हम क्या काम में लेते हैं? आपके एल्यूमिनियम को। ठीक है, यहाँ पे आपके हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है प्लस हीट। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ हीट, ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये आपकी एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। ठीक है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट मेथड, रिडक्शन बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल दैट इज एल्यूमिनियम। तो जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं, बहुत सी मेटल का हम कार्बन से रिडक्शन नहीं कर पाते, तो हम किसको काम में लेते हैं? आपके एल्यूमिनियम को। ठीक है, वैसे ही आपके सेकंड मेथड होता है दैट इज रिडक्शन बाय मैग्नीशियम। सेकंड मेथड क्या है आपका? रिडक्शन बाय मैग्नीशियम, इसे हम बोलते हैं क्रोल्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम? क्रोल्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि कैसे हम रिडक्शन करते हैं मैग्नीशियम के थ्रू। ठीक है, और अगर हमें रिडक्शन करना है मैग्नीशियम के थ्रू, तो हम स्पेसिफिक रिएक्शन लेते हैं काम में, दैट इज TiCl4। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, टाइटेनियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये आपकी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, Ti को टाइटेनियम को क्या कर देती है? रिप्लेस कर देती है। ठीक है, तो आपके बनेगा साथ में MgCl2 प्लस Ti। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, ट्वाइस Mg ट्वाइस Mg। ठीक है, सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, यहाँ Mg 0 में होता है, यहाँ पे +2 में होता है, यहाँ पे टाइटेनियम आपके +4 में होता है, यहाँ पे 0 में होता है। तो टाइटेनियम का रिडक्शन हो रहा है और मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सी आपकी सेकंड रिएक्शन है दैट इज रिडक्शन बाय मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए इन्हें आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अपने थर्ड मेथड के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं अपने
थर्ड मेथड ऑफ रिडक्शन के बारे में, ठीक है। सेकंड हमने देख लिया, दैट इज रिडक्शन बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड जो आपका मेथड होता है दैट इज सेल्फ रिडक्शन मेथड, जहाँ पे हमें किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं आपका सेल्फ रिडक्शन मेथड, ठीक है। तो बात करते हैं अपने थर्ड मेथड के बारे में। थर्ड मेथड इज आपका सेल्फ रिडक्शन मेथड। थर्ड मेथड क्या होता है आपका, दैट इज सेल्फ रिडक्शन मेथड, ठीक है। इसमें जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती है उनके लिए हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो, दिस मेथड is used for less electropositive metals like आप ले लीजिए कॉपर, लेड, Hg, ठीक है ना। इनके लिए हम उनको काम में लेते हैं, ठीक है। इनके लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हमें किसी भी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। होता कैसे है, सिंपल सा होता है, Cu2S आप कोई भी ले लीजिए, सल्फाइड और हम लेते हैं, ठीक है। सल्फाइड और में हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सीधा सिंपल आपका Cu2 ऑक्साइड और में कन्वर्ट होगा, साथ में SO2 फॉर्म होगी, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, Cu2SO2 ये 3/O2, ठीक है। ये जो आपका ऑक्साइड फॉर्म हुआ है ये फर्दर रिएक्शन करता है आपके Cu2S के साथ, तो Cu2S को रिड्यूस करने का काम करता है आपका Cu2O, जो आपके इसी रिएक्शन के दौरान बना हुआ है, ठीक है। ये आपके Cu2S को रिड्यूस करता है किसमें, Cu में, साथ में SO2 फॉर्म होती है, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, दैट इज 6Cu, ठीक है। तो यहाँ पे जो Cu2O है ये आपके एक सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, अपने आप रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, हमने बाहर से कुछ भी नहीं मिलाया है, ठीक है। PbS का ले लीजिए, PbS की रिएक्शन करवा दीजिए O2 के साथ, आपको क्या फॉर्म होगा, PbO प्लस SO2, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए 3/2O2, ठीक है। ये जो आपका PbO फॉर्म हुआ है रिड्यूस करेगा किसको, PbS को फर्दर, साथ में आपके क्या बनेगा, Pb प्लस SO2, ठीक है। SO2 ट्वाइस, ये आपका 3Pb, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, सेल्फ रिडक्शन मेथड, ठीक है। अपने आप आपके रिडक्शन होता है, ठीक है। मेन चीज़ क्या है जो आपको ध्यान रखनी है, ये 3 मेटल्स आती है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनके लिए हम काम में लेते हैं कॉपर, लेड और Hg के लिए, ठीक है। चलिए फोर्थ जो मेथड है आपका दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इस मेथड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मोल्टन जो मेटल्स होती है, जो उनके सोर्स होते हैं, उसका हम रिडक्शन करवाते हैं। और जनरली आपके जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है जैसे एल्केली मेटल्स, उनके लिए हम काम में लेते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो हियर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर द reduction of highly reactive metals, ठीक है। और जनरली आपके एल्केली जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, उसके लिए हम इसको काम में लेते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ एल्केली group metals we use this process, ठीक है। सिंपल सा होता है, जैसे आप मोल्टन NaCl ले लीजिए,
मोल्टन NaCl में क्या होगा आपके पास Na प्लस आयन होंगे, ठीक है, और Cl माइनस आयन होंगे, ठीक है। तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पर रिडक्शन होगा, किसका होगा, सोडियम का, ठीक है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और आपके Na सॉलिड फॉर्म में आपके कन्वर्ट होगा, ठीक है, या रिड्यूस होगा। वहीं अगर हम बात करें एनोड के लिए, एनोड पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। तो आपका Cl माइनस क्या करेगा, Cl2 गैस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन होती है। तो ये आपके 4 टोटल मेथड होते हैं, किसके लिए, रिडक्शन के लिए, ठीक है। एक बार आप इन्हें नोट कीजिए। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की, सबसे पहले हमने फ्लक्स और स्लैग के बारे में देखा, ठीक है, कि फ्लक्स क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, ठीक है। स्लैग क्या होता है, इम्प्योरिटी होती है जिसे हम रिमूव कर देते हैं, जिसकी लाइटर डेंसिटी होती है, जो आपकी मोल्टन मेटल की सरफेस के ऊपर लाई कर जाती है, ताकि वो फर्दर एटमॉस्फेयर की जो गैसेज हैं उनके साथ रिएक्शन ना कर पाए, ठीक है। फ्लक्स और स्लैग हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था, हमने रिडक्शन के लिए मेथड देखा था कि हमने जो ऑक्साइड फॉर्म किया है, ठीक है, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेस्ट सोर्स क्या है, आपका कार्बन है, ठीक है, वो हमने देखा था। आयरन की मेटलर्जी में हम कार्बन को काम में लेते हैं, बट जो आपका मेन जो सोर्स होता है आपके रिड्यूसिंग एजेंट का जो काम करता है, वो क्या होता है, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हमने ब्लास्ट फर्नेस देखा, अलग अलग जोन्स के बारे में देखा, क्या काम होता है वो हमने देखा, और उसे हम और आगे भी पढ़ेंगे जब हम आयरन की मेटलर्जी में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बात की आपके दूसरा मेथड, जहाँ पे कार्बन काम में नहीं आता है, तो वहाँ हम दूसरे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स को काम में ले सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम को। जब हम एल्यूमिनियम को काम में लेते हैं तो उसे थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं, और जो आपकी मैग्नीशियम के लिए हम काम में लेते हैं उसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोसेस। वो स्पेशली होती है रिएक्शन आपकी किसके लिए, टाइटेनियम क्लोराइड के लिए, TiCl4 के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद थर्ड जो मेथड था वो था आपका सेल्फ रिडक्शन मेथड, जहाँ आप बाहर से कुछ भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालते हो, अपने आप अंदर ही सेल्फ में क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट जनरेट होता है, वो ही आपकी रिएक्शन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करते हैं, रिडक्शन को कैरी आउट करवाते हैं। और जनरली आपकी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है, आपके एल्कली ग्रुप की मेटल्स, दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, और यहाँ पे अपना 4th स्टेप दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अपना केवल लास्ट स्टेप बचा हुआ है, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यहाँ से हमने सबने क्या किया, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, बट इसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज तो रहती है, तो अपने को लास्ट में क्या करनी है, उनकी रिफाइनिंग करनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं आपके रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।